अस्सलाम वालेकुम, फौज़ा कुलसुम राना, माइनस न्यूज़। आज का व्लॉग और आज की अपडेट्स हम आपको बताएंगे। एक तो जी नारे लगे हैं डी चौक में, या फिर आप इस तरह कह लीजिए कि डी चौक में नारे लगने से रोकने के लिए उनको मुंतकिल कर दिया गया था मुजाहिरीन को फजल हक रोड पर, जो कि जियो टीवी का ऑफिस है उसके सामने। और ये मुजाहिरीन की एक बड़ी तादाद आज हमें नज़र आई है जिन्होंने नारे लगाए हैं। और कहीं पर तकरीरों में ये जिक्र भी हुआ कि जो शेर है वो कागजी शेर है, और नवाज शरीफ को पुकार कर ये कहा गया है। और ये जो सारी सूरत हाल डेवलप हो चुकी है, क्योंकि हमने देखा है कि उनका वैसे जमात इस्लामी से ताल्लुक़, जो सेनेटर रह चुके हैं सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान, उनको जिस तरह से स्मूथ फ्लोटीला जो है उस पर वो गए, फिर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, फिर तशद्दुद और ये सारे फुटेजेस और तस्वीरें हम देखते रहे। लेकिन अब क्या हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि उनको उर्दन एम्बेसी वो पहुँचे हैं, और फिर उनका वीडियो मैसेज आया है। जिस तरह सफाकाना रवैया इसराइल ने जो मुजालिम डाए हैं तमाम तरफ फ्लोटीला पर सवार जो लोग थे, जो कि क्या चाहते थे, सिर्फ गज़ा में इंसानी मदद करना चाहते थे, अद्वियात, खुराक और मुख्तलिफ चीज़ें लेकर ये जहाज़ जो है वो रवाना हुए थे। लेकिन क्या हुआ, वो जो एक मुहासरा है वो नहीं तोड़ पाए हैं, और इसको तोड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है। तो इस सारी कोशिश में पाकिस्तान से जो लोग थे उनमें सेनेटर जो मुश्ताक अहमद ख़ान है, हमें अक्सर नज़र आता था कि उनकी फुटेजेस हम देखते थे। कभी पुलिस उनको ललकारती थी कि आप यहाँ क्यों नारे लगाते हैं, आप जाइए ना, आप वहाँ जाकर उनकी मदद कीजिए। तो वो कहते हैं ना कि असल शेर का बच्चा मुश्ताक अहमद ख़ान जो है वो उन्होंने साबित कर दिया, और वो वाकई में रवाना हो गए। और ये सारी सूरत हाल हमारे सामने आई है। कल मुतवक्के है कि उनकी वापसी होगी, और एक बड़ा वेलकम जो है उनके जो कहने मानने वाले चाहने वाले हैं वो एक बड़ा वेलकम उनको देंगे। आज हमने उसी वेलकम के कह लीजिए मनाजिर भी देखे, क्योंकि आज जज्बा दीदनी था उन मुजाहिरीन का, जिसमें स्टूडेंट्स भी थे, जिसमें घरों में जो हमारी बहनें रहती हैं वो भी मौजूद थी, जिसमें मर्द बच्चे हर तबके के कह सकते हैं ना कि लोग इस सारी मुजाहिरीन का जो ये सारा आज सूरत हाल हमें नज़र आई है फजल हक रोड पर, वहाँ पर मौजूद थे। तो इस सारी सिचुएशन में हमें एक बात तो नज़र आई है कि मेरे ख्याल में 24 करोड़ आवाम का हक अदा कर दिया सेनेटर मुश्ताक ने। शायद बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी वो कहते हैं ना गीदड़ भपकियाँ मारते हैं, कोई फ़िलिस्तीन का नाम लेता है, कोई गज़ा का नाम लेता है, कोई इस्लाम की बात करता है, कोई जहाद की बात करता है। लेकिन मुश्ताक अहमद ख़ान ने साबित कर दिया कि शायद अगर वो कहते थे, वो ट्वीट्स करते थे, वो नारे लगाते थे, वो मुजाहरे करते थे, तो अमली तौर पर वो हमें नज़र आए हैं। ख़ास तौर पर एक अमली मदद जिसको कहते हैं ना कि खुद ग्राउंड में उतर जाना, तो उन्होंने वो भरपूर कोशिश की। हम उनको सलाम पेश करते हैं। दूसरा हम बात करेंगे जी पॉलिटिकल, हमने देखा है नूरा कुश्ती जारी है, और इस नूरा कुश्ती में कुछ खबरें इस किस्म की भी हैं कि अगर इन्होंने यही सब कुछ करना है, इनको पूरी तरह से फैसिलिटेट करके देख लिया है, जब ये नहीं चल रहे तो नहीं चल रहे, तो फिर क्या करते हैं जी, पिक एंड चूज़ करते हैं। तो पिक एंड चूज़ करते हैं जी PMLN से, पिक एंड चूज़ करते हैं जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और पिक एंड चूज़ करते हैं PTI से भी। क्योंकि हमने देखा है जिस तरह से एमल वली ने जो तकरीर की, सुनने में आया है कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। अभी आपने उनका कुछ टाइम पहले का ट्वीट देख लिया होगा, जिस तरह से उन्होंने वजाहतें, वो सुहेल वड़ाई साहब का मुझे ना कॉलम याद आ गया, जब उन्होंने लिखा तो तरदीद आ गई कि ये इनकी अपनी क्या सराई या इनकी अपनी मन गढ़ंत बात हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने ना बड़ा फहमाना किस्म का एक और आर्टिकल लिखा था सुहेल वड़ाई साहब ने। तो जिस तरह से एमल वली ने तकरीर की सेनेट में, और उसके बाद से वो लाल टोपियाँ, और वो हमें बहुत सारे उनके साथ इर्द गिर्द उनके जो वॉलंटियर्स थे वो नज़र आए। पार्लियामेंट में भी वो एक हजूम की सूरत में गए, बाहर भी इसी तरह से निकले। लेकिन आज उन्होंने एक बड़ा कह लें कि वजाहताना किस्म का एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो उन्होंने खुद ये एमल वली अपनी तकरीर में ये कह रहे थे, वो फील्ड मार्शल को जो है तनकीद का निशाना बना रहे थे कि जैसे वो कोई जोहरी हैं या कुछ ऐसे हैं, वो सारा आपने सुना है। लेकिन अभी उनकी ट्वीट में क्या है, वो कह रहे हैं PM साहब ने मुझे बुलाया, मुझे ब्रीफिंग दी, मुझे समझाया, मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने माफ़ कर दिया। और उन्होंने मुझे बताया कि वो जो ब्रीफ केस था उसमें जो भी उसमें जवाहरात या मादनियात या जो कुछ भी नज़र आ रहा है कीमती पत्थर, वो तो फील्ड मार्शल वज़ीर आज़म ने बताया कि अपनी पॉकेट से उन्होंने ख़रीद कर ट्रंप के लिए एज ए तोहफा लेकर गए थे। तो अब ये बात है कि ये अगर ऐसा था तो एक आप ज़िम्मेदार सेनेटर है एमल वली, इस सेंस में मैं ज़िम्मेदार सेनेटर कह रही हूँ कि पार्लियामेंट के ऐवान से जो बात गूंजती है वो बच्चे बच्चे तक पहुँचती है, और फिर हर कोई उसको ज़ेर बहस लाता है।
تو ایمل ولی صاحب آپ نے بھی وہی کام کیا جس طرح سے یہ کہا گیا، جی اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہمارے جو معصوم وزیر اعظم ہیں انہوں نے تو پڑھا ہی نہیں تھا، انہوں نے تو نہ 20 پوائنٹس دیکھے تھے، نہ کوئی معاہدہ دیکھا تھا، تو انہوں نے خوشی میں جلدی سے بغیر پڑھے ٹویٹ کر دیا اور اس کو خوش آئند قرار دے دیا، تو جلدی سے انہوں نے معذرت کر لی۔ تو اسی طرح سے آپ نے کیا کہ آپ نے تصویر دیکھی، نہ تصدیق کی، نہ اس کے بارے میں جانکاری کی، اور آپ نے جا کے سینٹ میں اپنے بلند و بالا جو کہتے ہیں نا کہ بیانات جو ہیں وہ داغ دیے۔ پھر اس کے بعد آدھی رات میں ہمیں یہ بھی نظر آیا کہ ایمل ولی کو جی اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ اب کیا یہ اریسٹ کیا گیا تھا، نہیں کیا گیا تھا، یہ جسٹ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا ہے، اور وہ کس سافٹ ویئر کے ذریعے کیا گیا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر پشاور سے بھی کسی کو اٹھانا ہو تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، جس طرح سے فلک جاوید کو پشاور سے اٹھایا گیا، آج ہم نے جو اس کی ایف آئی آر دیکھی ہے کینٹ کے ایریا سے ان کو جس طرح سے ویگو میں اٹھا کر لے جایا گیا ہے اور ان کو غائب کیا گیا ہے، ان کا ایکس خاص طور پر جس طرح کی باتیں کرتا تھا تو شاید یہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا، لیکن یہ جو ان کا لاپتہ ہونا ہے یہ سوالیہ نشان ہے علی امین گنڈا پور کی حکومت پر، کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں اور وہاں پر یہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر کسی کو اگر قانون کے تحت کسی بھی ایف آئی آر میں وہ نامزد ہیں تو انہیں پہلی بات یہ ہے کہ قانون کے مطابق جو سلوک ہے وہ ہونا چاہیے، اور جس طرح سے انہیں پک اپ میں ڈال کر اٹھا کے لے گئے ہیں تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اور میں علی امین گنڈا پور کا جو ایکس ہے وہ بھی دیکھ رہی تھی، ان 6 دن پہلے کی عمران خان کی ری ٹویٹ وہ انہوں نے کی ہوئی تھی، ان کے ہینڈل سے ہمیں کچھ نظر نہیں آیا، لیکن بیرسٹر سیف جو ترجمان بھی ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے، ان کے ہینڈل سے ہمیں یہ نظر آیا کہ وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے لیا ہے اور وہ شدید برہم ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ واقعی میں برہم ہے، یا پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو اور لوگ چھپے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جس طرح سے عمر ایوب، شیخ وقاص، زرتاج گل سمیت سب کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، کوئی بھی عدالت ان کو ریلیف نہیں دے رہی ہے، تو کیا ان کو بھی وہاں سے اٹھایا جائے گا؟ جس طرح سے سبھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی ایک طرح سے سیاسی پناہ لے رکھی ہے، تو کیا اب ان کو اغوا کرنے کا، لاپتہ کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے؟ کیونکہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ سیاسی طور پر پک اینڈ چوز کیا جائے گا، تو ایک شنید یہ بھی ہے کہ ٹیکنوکریٹک جو سیٹ اپ ہے وہ بنانے کی تیاری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح سے کہتی ہے کہ اس پارلیمان کو، اس جمہوریت کو چلانے کے لیے نظام خراب نہ ہو، ٹوٹے نہ، یہ نہ، ہم بڑی قربانی دے رہے ہیں، آئینی پوسٹیں ان کے پاس ہیں، وزارتیں انہوں نے نہیں لی ہیں۔ آج کل ہمیں یہ نظر آ رہا، مائنس نیوز سے ہم آپ کو خبر دے چکے تھے یہ والی، کہ وہ اپوزیشن بینچز پہ جا رہے ہیں، کیونکہ اسد کیسر جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما، ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ سنجیدہ ہیں اپوزیشن بینچز پر آنے کے لیے، جس طرح سے شور مچ گیا ہے، تو آپ عدم اعتماد لے آئیں، ہم انکنڈیشنلی آپ کو سپورٹ کریں گے، کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں چاہیے ہوگا تو ٹھیک ہے، پھر آپ جو ہے حکومت تبدیل کر کے دکھائیں اگر آپ کو واقعی میں عدم اعتماد ہے شہباز شریف پر، کیونکہ اسی بات کو لے کر، کیونکہ اگر وفاق میں سیاسی طور پر پارلیمان میں اس طرح سے ہلچل مچ جاتی ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی اعلان کہہ رہی تھی، آج تو پلوش خان نے بھی جو خاص طور پر پریس کانفرنس کیا، انہوں نے بھی بول دیا ہے کہ یہ چچا بھتیجی کا معاملہ ہے۔ آغا رفیع اللہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے بھی کہا، شیلا رضا، متعدد رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ کہہ چکے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی میں، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپسیٹ ہے، کیونکہ جس طرح سے نون لیگ اپنا اقتدار انجوائے کر رہی ہے تو پیپلز پارٹی صرف ساتھ دے رہی ہے، حالانکہ آئینی پوسٹیں ساری ان کے پاس ہیں، لیکن شاید ان کو زیادہ شیئرنگ چاہیے ہوگی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بلاول کو اس میں مڈ ٹرم کے لیے وزیر اعظم لانا مقصود ہے، اس کے لیے یہ ساری سٹرگل ہو رہی ہے، یا پھر نیکسٹ ٹرم کے لیے جو بات چیت، یا پھر وہ جو کہتے ہیں نا ایک پریشر بلڈ کیا جائے، کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی باتیں کرنا ابھی سے شروع ہو گیا پی ایم ایل این کی جانب سے کہ مریم نواز جو ہے وہ آنے والی وزیر اعظم ہوگی، اور ایک اور بات جو علیمہ خان نے بھی کہی کہ چاہے عمران خان کو آپ 10 سال کے لیے جیل میں رکھ لیں وہ کوئی ڈیل نہیں کرے گا۔ تو اس سے ایک ہلچل یہ بھی ہے کہ عمران خان کو پے در پہ جو مختلف کیسز ہیں اس میں سزا دی جائے گی، اور ان کو اگر باہر لانا اس وقت سسٹم کے مفاد میں نہیں ہے تو ان کو شاید جیل سے باہر آنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو آپ دیکھیں اس ساری سچویشن میں اور اس ساری پولیٹیکل گیم میں اگر کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ بن جاتا ہے تو اس میں جو پک اینڈ چوز ہوگا، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے جس طرح سے پرویز مشرف کے دور میں ہوا، جس طرح زیادہ دور میں ہوا، اور ابھی اگر دوبارہ سے پھر ایسے ہوتا ہے تو پھر کون سے دودھ کے دھلے لوگ جو ہیں تمام تر سیاسی جماعتوں سے وہ ایک اکٹھ کر پائیں گے اور صورتحال سامنے آئے گی، کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ اکتوبر بہت اہم مہینہ ہے، 16 کو جو بار کے الیکشنز ہیں وہ بھی ہونے ہیں، اور جس طرح سے وہ انڈیپینڈنٹ گروپ جو ہے جو ہم نے سامنے ہیں 2 گروپس آپس میں، تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید اس کے بعد سے 27ویں آئینی ترمیم کا کیا مستقبل ہوگا وہ بھی سمجھ آ جائے گا، آئینی عدالت بنے
बनेगी या नहीं बनेगी। लेकिन एक बात तो वाजह है कि जिस तरह से इमरान खान बार बार कह रहा है कि मैं किसी किस्म की जो डील है वो नहीं करूंगा, अलीमा खान ने जिस तरह से ब्रिटिश जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनका नाम तक ले लिया है कि इमरान खान से उन्होंने बाहर जाने की दरख्वास्त की थी, इवन उन्होंने ये तक कह दिया कि जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं वो जाएं और जाकर इस बात की तस्दीक कर लें। तो अब नज़र ये वही आ रहा है कि शायद जिस तरह से साइफर का आना और अमेरिका का नाराज़ होना और फिर पॉलिटिकल बार्गेन जिस तरह से यूके के ज़रिए करवाई जा रही है, तो शायद हमें नज़र आ रहा है कि बड़ी ताकतें जो हैं वो किस तरह से अपनी जो गेम है वो प्ले करती हैं उन ममालिक में जो कि इंडिपेंडेंट उस तरह से नहीं है। और वही वाली बात है कि इमरान खान ने जो नारा लगाया था गुलामी नामंजूर, आजकल जिस तरह की फुटेजेस और चीज़ें हम देख रहे हैं, जिस तरह से बाकी सूरत हाल है, फ़लस्तीन का झंडा लहराना जो है वो जुर्म है, गज़ा पे बात नहीं हो सकती है, डी चौक में गज़ा के लिए नारा नहीं लग सकता है। और जिस तरह से हमने देखा है कि पार्लियामेंट में कल कुछ लोगों ने जाने की कोशिश की, जिसमें जो सेनेटर मुश्ताक अहमद हैं उनकी अहलिया हुमैरा तैयबा थी, तो वहाँ पर पता चला कि सिक्योरिटी वालों ने कहा है कि ये जो अगर मैं सही उसका नाम ले रही हूँ, फ़िलिस्तीनी जो किफ़ाया होता है कि अगर इन्होंने ये पहना हुआ है स्कार्फ तो ये अंदर नहीं जा सकते हैं, ये मुतनाज़े है। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए, 24 करोड़ का ये मुल्क है, कलमे का ये नारा लगाते हैं, मुसलमान अपने आप को कहते हैं, फ़लस्तीन के सबसे बड़े वो कहते हैं ना कि वो रखवाले बनते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये जो स्कार्फ है इसके साथ इसको आप पहन नहीं सकते, फ़लस्तीन का झंडा नहीं लहरा सकते, डी चौक में आप मुजाहरा नहीं कर सकते। तो इसी से हमारी दोगली पॉलिसी जो है वो हमें नज़र आती है, क्योंकि जिस तरह से अभी सब लोग शोर मचा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान भी जो है अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने जा रहा है, क्या हम फ्यूचर में इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। जितनी तनकीद इस पर हो रही है तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम तो इसराइल को तस्लीम नहीं करने जा रहे, हम तो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनने जा रहे, हमने तो नेतन्याहू से कोई बातचीत नहीं की है, हमने तो अमेरिका से की है। तो ये वही वाली बात है कि शायद गुलाम आपको कोई डायरेक्टली बनाए या इनडायरेक्टली बनाए, आप रहते गुलाम ही हैं। अब देखने की बात यह है कि पाकिस्तान के मुफाद में मज़ीद हमने कितने मुश्किल फ़ैसले करने हैं, या फिर हमने ऐसी ही पॉलिसी अपनाए रखनी है कि जिसकी वजह से हम मज़ीद जो ख़ास तौर पर सियासी तनाव है और जो हमारी समाजी और मुआशी इश्यूज़ हैं वो बढ़ते ही चले जाएंगे। क्योंकि IMF का जो वफ़द है वो भी पाकिस्तान में है, उन्होंने भी कह दिया है कि टैक्स कलेक्शन के लिए अपना जो निज़ाम है वो बेहतर करें, और ख़ित्ते में जो कशीदगी है वो किसी सूरत भी IMF प्रोग्राम को सूट नहीं करती है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान से भी वो कहते हैं ना ललकारें आ रही हैं, और हिंदुस्तान ने शायद माजी से सबक नहीं सीखा है, ना माजी की जंगों से, ना फिर उन्होंने मई में लास्ट में सही तरह से सबक सीखा है। तो मेरे ख्याल में अभी शायद उनको उससे भी टफ जवाब की जो है वो तवक्को रखनी चाहिए, ना ये कि इस किस्म की बातें करनी चाहिए। अब ये बड़ी पुरानी फिलॉसफी हो चुकी है कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई नैरेटिव और नारा लगाता रहेगा और वो इलेक्शन जीतता रहेगा। मेरे ख्याल में मोदी को हिंदुस्तान के लोगों के मसाइल हल करने की जानिब तवज्जो देनी चाहिए, ना सिर्फ ये कि ये नारे लगाकर पॉपुलर स्लोगन लेकर वो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाता रहेगा और ये खिता जो है वो जंग की ही कह लें कि मुसीबतें जो है वो झीलता रहेगा। फर्दर क्या लाहे अमल होगा, टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट जो है वो 2-3 महीने में क्या तश्कील हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, फर्दर क्या अपडेट्स होंगी, इन सब पर हम नज़र रखेंगे माइनस न्यूज़ से।